हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो कुछ सिलेक्टिव कमेंट्स के ऊपर होने वाला है और आई होप जिनके आंसर आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और आई एम श्योर कि आप आज के इस वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स भी जानेंगे ऑटिज्म के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहूँगी। गाइस, आप सबको पता है कि सेंसरी जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओवर सेंसिटिव एंड अंडर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव का मतलब होता है जब बच्चे नॉइस को अवॉइड कर रहे हैं, ईयर्स पे हैंड रखते हैं, या फिर बच्चों को कुछ फैब्रिक से प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्सचर से प्रॉब्लम होती है, या फिर बच्चा जब सनलाइट में जाता है या ब्राइट लाइट में जाता है तो अपनी आइज़ के ऊपर हैंड रखता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल हैं ओवर सेंसिटिविटी के, जिसमें बच्चे जो हैं वो उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उस सेंसरी इनपुट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है अंडर सेंसिटिविटी। अंडर सेंसिटिविटी मीन्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो सेंसरी डाइट या सेंसरी इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस सीक करना है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा टचिंग करने की कोशिश करते हैं, स्मेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को स्टेयर करते हैं, फैन को स्टेयर करते हैं या फिंगर को स्टेयर करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो अंडर सेंसिटिविटी के हैं। तो आज का जो फर्स्ट कमेंट है वो मैं रीड कर रही हूँ। मैम, मेरा बेटा 11 ईयर्स का है, वो जब बाहर जाता है तो अपनी आईज पर हैंड रखता है। तो याद है आपको, जो मैंने विजुअल सेंसरी इशू का वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ये जो विजुअल सेंसरी इशू है इसमें आपको बहुत सारे केसेस अंडर सेंसिटिविटी के मिल जाते हैं, यानी कि लाइट को स्टेयर करना है, फैन को स्टेयर करना है, ये सब अंडर सेंसिटिविटी में आता है। लेकिन ओवर सेंसिटिविटी में मैंने बहुत रेयर देखा है, ये फर्स्ट कमेंट है चैनल पे जहां पे बच्चा ओवर सेंसिटिव है विजुअल सेंसिटिविटी के, विजुअल सेंसरी इशू के रिगार्डिंग, यानी कि वो लाइट को स्टेयर नहीं करता है, उल्टा वो उसको लाइट से घबराहट होती है, सनलाइट में लेके जाते हैं तो उसको घबराहट होती है। तो ये एग्जाम्पल है, ये केस है ओवर सेंसिटिविटी का। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि हम जब भी बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो आप थोड़ा सन ग्लासेस का यूज़ कीजिए। एंड सेकंड, घर पे भी अगर बच्चा ब्राइट लाइट से घबराता है तो हम लोग डिम लाइट यूज़ करेंगे। धीरे धीरे बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसको हैबिट होगी। और मैं यही कहूँगी कि बाहर जब आप लेके जा रहे हैं तो आप सन ग्लासेस का यूज़ कीजिए और बीच बीच में सन ग्लासेस आप उतारें और थोड़ा सा हैबिट डालने की कोशिश करें बच्चे को सनलाइट में रहने की भी। तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो हैबिचुअल हो जाता है उन चीज़ों के लिए। तो सेंसरी इश्यूज जो होते हैं गाइज, आप हमेशा ये पूछते हैं कि ये कब रिकवर होगा, मेरे बच्चे का सेंसरी इशू कब खत्म होगा। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी ऑटिज्म की तरह उसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ये बच्चों के साथ रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टाइम के साथ बच्चे इसको मैनेज करना सीख जाते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है, यानी कि एज के साथ इनको हैंडल करना इजी हो जाता है। इतना ज़रूर है, श्योर है। लेकिन अगर आप बोलो कि ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा नहीं होता है। या तो बच्चे मास्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर डेली लाइफ में वो इस तरह से अपनी डेली रूटीन बनाते हैं कि उनको ऑटोमेटिकली वो सेंसरी डाइट मिलती रहती है, तो वो सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे 13 ईयर, 14 ईयर, 20 ईयर में भी आपको वो सेंसरी इश्यूज सिवियर फॉर्म में दिखते हैं। इट मीन्स यही चीज़ है कि बच्चे डेली रूटीन में वो प्रॉपर सेंसरी डाइट उनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो सेंसरी उनका जो स्टीमिंग बिहेवियर है वो जो आपको ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट कमेंट यही है गाइस, मेरा बच्चा 13 ईयर का है, 13 ईयर का हो गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है। तो ऐसे केसेस में अर्नव को अभी 12 ईयर का अर्नव होने वाला है। तो बड़ी एज में यही प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चे को प्रॉपरली एंगेज नहीं रख पाते। बच्चों का भी एग्रेशन और बढ़ता है, उनको भी हम लोग ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब उनके ऊपर शाउटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, उनकी मर्जी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो इंटरेस्टेड हैं कोई एक्टिविटी करने में या नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है कि हम बच्चे को रजामंद कर सकें, उनकी मतलब उनको इंटरेस्ट आए जो हम लोग एक्टिविटीज़ कराना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब बच्चे 10 ईयर के ऊपर हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ गाइस कि बच्चे ओवर सेंसिटिव हों या फिर अंडर सेंसिटिव हों, दोनों ही केसेस में आपको यही ख्याल रखना है कि मुझे बच्चे को सेंसरी डाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है। अगर उसको नॉइस से घबराहट होती है तो आपको ईयरफोन म्यूजिक देना है ताकि बच्चे को धीरे धीरे नॉइस का हैबिट हो।
टच सेंसिटिविटी का उसको प्रॉब्लम है, ओवर सेंसिटिव है बच्चा, तो धीरे धीरे आपको डिफरेंट टेक्सचर उसकी बॉडी के ऊपर रब करने होते हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे हैबिचुअल हो डिफरेंट फैब्रिक के लिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे ट्राई करना होता है, जिससे कि जो ओवर सेंसिटिव बच्चे होते हैं धीरे धीरे उनको वो सेंसरी इनपुट का जो है वो हैबिट होने लगता है और बच्चे कंफर्टेबल होने लगते हैं। अंडर सेंसिटिव में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख करने की कोशिश करते हैं नॉइज़ को या टचिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सेंसरी डाइट देनी होती है, सेंसरी इनपुट आपको देना है। अगर बच्चा खुद से नहीं ले पा रहा है और आप भी नहीं कर रहे हैं, तभी बच्चे का जो बिहेवियर है इश्यूज आपको दिखते हैं, बच्चे का स्टीमिंग बिहेवियर ज़्यादा दिखता है। गाइज, आप खुद पैनिक ना होके, खुद डिप्रेशन में जाके बस इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए। मैं हर वीडियो में आपको बोल रही हूँ कि अगर बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, 10 ईयर के ऊपर हैं, 14-15 ईयर के ऊपर हैं, आप जो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि मेरे बच्चे का जो बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे आई एम श्योर हमेशा यही रीज़न रहेगा कि बच्चा जो है वो प्रॉपरली उसको वो सेंसरी इनपुट नहीं मिल रहे हैं, डेली रूटीन में वो कुछ खास कर नहीं रहा है, उसी की वजह से उसके बिहेवियर में आपको एग्रेशन और ये जो इरिटेशन ये सब दिखने लगता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। अगर आगे भी आप अपने बच्चे के साथ काम करते रहेंगे तभी पॉसिबिलिटी है, तभी चांसेस हैं कि वो थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखता रहेगा और फ्यूचर उसका जो है वो ब्राइट होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट कमेंट है गाइस, हाय मैम, मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ है, अभी वो लेटर्स एंड 1 to 10 A फॉर एप्पल एटसेट्रा बोलता है, कलर आइडेंटिफिकेशन भी आ गया है। अगर आप अपने आप में खेलना चाहता है बस और बुक्स देखता रहता है, अपनी मॉम को बुक लेके देता है, बोलता है पढ़ने के लिए, हमेशा बाहर घूमने की जिद करता है, उसको रूटीन पता है अपना किस सुबह से शाम तक उसको क्या क्या करना है, बट आसपास की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे पूछें लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स तो बताता है, लेकिन अगर पूछें मॉम कहाँ है तो नहीं बताता है। तो कुछ कुछ सिम्टम मुझे ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के लग रहे हैं। अभी जस्ट 2.5 साल की उसकी एज है, जिसमें उसको बुक्स का ऐसा लग रहा है कि बुक्स का उसको फिक्सेशन है, जो कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चों को ये चीज़ होती है। आईक्यू उनका नॉर्मल ही होता है लगभग, लेकिन उनमें लॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इस बच्चे से यहाँ पे मेंशन किया है कि वो अपने आप में ही खेलना चाहता है, तो डेफिनेटली उन बच्चों में लॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है और उनका भी वही सोशलाइजेशन बहुत पुअर होता है। तो 2.5 साल की एज है, अभी हम लोग कुछ फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है। तो 2.5 साल की एज में उसने काफ़ी कुछ सीख लिया है, मीन्स उसका आईक्यू जो है वो नॉर्मल ही है, लॉस्टिंग ज़्यादा है जो कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में होता है। उसका स्पीच भी है, लेकिन वही चीज़ है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ये बच्चे बोलते हैं। अगर आप बुलवाएंगे तो इतना ज़्यादा ये इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। अभी 2.5 साल की एज है, आप थेरेपी स्टार्ट कीजिए, थेरेपी से ज़रूर बेनिफिट होगा। और डेफिनेटली 2.5 साल की एज है तो अभी लॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, सिवियर होगी। टाइम के साथ उनका जो लॉस्टिंग बिहेवियर है वो थोड़ा कम होता है, सोशलाइजेशन भी थोड़ा बेटर होगा। तो अभी एज बहुत कम है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, थेरेपी के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है गाइस, कब तक हम अपने बच्चे को एंगेज करते रहेंगे? तो जो मैंने रीसेंट वीडियो बनाया था उसी के ऊपर ये कमेंट है गाइस। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ गाइस। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा खुद से कुछ नहीं कर रहा है घर में, वो चीज़ क्लियरली दिखती है। बच्चा या तो पूरा दिन सोफे पे पड़ा रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा, खाएगा पिएगा, कुछ नहीं करेगा, तो इट मीन्स आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ कुछ फिक्स नहीं है कि आपको कब तक ये चीज़ें करनी है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा हाँ अब खुद को एंगेज कर पा रहा है, घर पे पूरा दिन वो कुछ ना कुछ करता है, बाहर लेके जा रहे हैं तब भी वो कुछ इंटरेस्ट ले रहा है चीज़ों में, ग्राउंड में कुछ खुद से कर रहा है, तब आपको ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे की कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरफेयर करना है उसको एंगेज करने के लिए। तो इसका कोई फिक्स एज नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मेरा बच्चा 10 ईयर्स का है, लेकिन उसका जो फ्रेज स्पीच है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो जनरली ऑटिस्टिक बच्चों में जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जैसे अर्नव है, तो 5 ईयर्स तक उनका फ्रेज स्पीच जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर 10 ईयर तक भी नहीं हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कि उसका जो मॉडरेट और सीवियर लेवल हो सकता है ऑटिज्म का। बहुत सारी चीज़ों का इसमें हाथ होता है, लाइक एप्रेक्सिया अगर प्रॉब्लम है, एप्रेक्सिया भी साथ में है ऑटिज्म के, तो भी उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्पीच डेवलप
करने में। तो यहाँ पे मैं इनको यही कहूँगी कि डेफिनेटली आपने थेरेपी तो ज़रूर कराई होगी, अगर नहीं कराई है तो आप स्पीच थेरेपी करा के देखें, उससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि 10 ईयर की उसकी एज हो चुकी है, तो आप ज़्यादा इस चीज़ के पीछे फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि अगर स्पीच डेवलप नहीं भी हो रही है, बच्चा अगर नॉन वर्बल भी है, तो भी हम स्पीच के ही पीछे आप पड़े मत रहिए, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। उसे राइटिंग से या फिर पिक्चर कार्ड से कम्युनिकेशन करना सिखाइए, साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो नॉन वर्बल हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा करते हैं एकेडमिक में भी, और मतलब साइन लैंग्वेज या पिक्चर कार्ड से भी काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। तो एक चीज़ के पीछे आप बिल्कुल मत पड़िए कि मेरे बच्चे का फ्रेज स्पीच ही डेवलप नहीं हुआ है तो बाकी चीज़ें बच्चा क्या करेगा। तो ये समटाइम्स पेरेंट अपने दिमाग में ये चीज़ एक बना लेते हैं फैक्ट कि मेरे बच्चे का स्पीच ही डेवलप नहीं है तो मैं बाकी चीज़ों के ऊपर मेहनत करके क्या करूँगी। लेकिन इस चीज़ में आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। बाकी चीज़ों में कई बार ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ फ्यूचर में अपनी इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए गाइस। और रही फ्रेज स्पीच की बात, तो उसके लिए आप थेरेपी का यूज़ कीजिए, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑटिज़म में बहुत कम बच्चे जो हैं वो फुल लैंग्वेज डेवलप करते हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो लिमिटेड लैंग्वेज पे रहते हैं अर्नव की तरह, और कुछ बच्चे जो हैं वो नॉन वर्बल भी रहते हैं। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से ये स्पीच जो है वो आगे फ्यूचर में इम्प्रूव होगी या नहीं होगी, ये हम लोग को फिक्स नहीं है कि हम लोग बता पाएँ इस चीज़ को। तो इसके लिए यही बेनिफिट है कि आप थेरेपी कराएं और दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि बच्चा भी पॉजिटिव महसूस करे, आपको भी थोड़ा हिम्मत आएगी कि मेरा बच्चा दूसरी चीज़ों में अच्छा कर रहा है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज और स्पीच से ही कोई ऑटिज़म जर्नी जो है वो सक्सेसफुल बनेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे स्पीच और लैंग्वेज का इतना ज़्यादा रोल है ही नहीं, ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए, तभी आप अपनी ऑटिज़म जर्नी में कुछ ना कुछ बेटर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सब अपना माइंड सेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए, और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा निकल के आता है, हाँ हमें पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में मेरा बच्चा अच्छा कर सकता है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।